राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय की कामकाज पर चर्चा के दौरान कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में भारी गिरावट आई है। 2004 से 2014 के बीच 7,270 आतंकवादी घटनाएं हुई थी, जो 2014 से 2024 के बीच घटकर 2,242 रह गई है। नागरिकों की मौत में 81%, सुरक्षा बलों की शहादत में 50% और कुल मृत्यु दर में 70% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद में भारतीय युवाओं की संलिप्तता लगभग खत्म हो गई है। मैं आज हिसाब देने आया हूं क्या हुआ 370 हटाने के बाद। 6 साल हो गए मान्यवर। 2004 और 14 दोनों के बीच में जो कुल घटनाएं थी टेररिज्म की 7,200 से 17 से घटकर 2,242 तक। मैं 10 साल की कहता हूं, अंतिम 6 साल की नहीं कह रहा। मृत्यु टोटल जो था उसमें लगभग कुल मृत्यु में 70% की कमी आई। नागरिकों की मृत्यु में 81% और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में 50% की कमी आई है। मान्यवर, ये बताता है कि आतंकवाद कम हुआ है। 2010 से 14 में हर साल एवरेज ऑर्गेनाइज्ड स्टोन पेल्टिंग पथराव 2654 के एवरेज से हुए। 24 में एक भी करने की किसी की हिम्मत नहीं। स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु 112 और जख्मी 6,000 हुए थे। अब स्टोन पेल्टिंग ही नहीं है तो मृत्यु या जख्मी होने का सवाल ही नहीं। इन कांग्रेस के शासन से किसी एक साल को पीक कर सबसे कम आंकड़े और भारतीय जनता पार्टी के शासन के एक साल में पीक कर सबसे कम आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो 2004 का साल कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा माना जाएगा, क्योंकि 2004 में अटल जी की सरकार गई है। कुल घटनाएं उसमें 1517 हुई थी। ध्यान से सभी सदस्य सुने, ऐसा मेरा विनंती। 2004 में कुल घटनाएं 1587 हुई थी। 24 में कुल घटनाएं सिर्फ 85 हुई। नागरिकों की मृत्यु 2004 में 733 हुई थी। 2024 में सिर्फ 26 हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस का मृत्यु 331 हुआ था और 2024 में 31 हुआ है। मान्यवर, ये परिवर्तन आया है। और कश्मीर के विकास के लिए भी जब शांति होती है, सुरक्षा होती है, लोकतंत्र बहाल होता है तो विकास अपने आप होता है। मगर कई सालों से कश्मीर की तिजोरी खाली थी। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 80,000 करोड़ की 63 परियोजनाओं को जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए अप्रूव किया। मेरे खर्च का हिसाब कुछ लोग पूछ रहे थे। 80,000 करोड़ में से 51,000 करोड़ का खर्च मान्यवर समाप्त हो चुका है और 63 में से 53 परियोजनाएं पूरी तरह से क्रियान्वित हैं। 19 से 24 में 1,51,000 ओबीसी बच्चों को विश्वकर्मा योजना से स्वरोजगार दिया। 5184 यूथ क्लब स्किलिंग का काम कर रहे हैं। 18,000 युवाओं को खुद की टैक्सियां देने का काम हुआ। 15,000 महिलाओं को, युवा महिलाओं को तेजस्विनी के तहत 10 लाख तक का सहायता दिया और कई सारे रोजगार के सृजन हुए। मान्यवर, एकदम आकर्षक उद्योग नीति लाकर आज कई सालों के बाद कश्मीर में इन्वेस्टमेंट का माहौल खड़ा हुआ है। 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतरा है। 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतरा है और 1,10,000 करोड़ के MOU अभी क्रियान्वयन है। कीर्तिनगर स्थित
B7 में सवेरे 5:30 बजे आग लग गई, जिसमें इमारत की छत पर रखा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इमारत की इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आग बुझाने में 1.5 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। बताया जा रहा है कि आग से प्रभावित इमारत में फर्नीचर की फैक्ट्री थी, जिसके कारण आग को और अधिक बल मिला। कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट में इससे पहले आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। प्रशासन द्वारा लगातार निर्देशित किए जाने के बावजूद खुले में पॉलिश का काम होता है। वहीं भारी अतिक्रमण से मार्केट परेशान हो उठा है। अभी गर्मी का मौसम भी पूरी तरह नहीं आया है और आग लगने की घटना मार्केट में हो चुकी है। सवाल उठता है कि क्या प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई व्यवस्था लाई जाएगी या पूर्व की तरह इस वर्ष भी कीर्तिनगर मार्केट आग का दंश झेलेगा। आज आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक हुई, जिसमें संगठन विस्तार और प्रारूप पर चर्चा की गई। बैठक में 4 राज्यों में प्रभारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी गई है, जबकि 2 राज्यों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति को स्वीकृति मिली है। आप सांसद संदीप पाठक ने मीडिया को जानकारी दी कि मनीष सिसोदिया को पंजाब, संदीप पाठक को छत्तीसगढ़, गोपाल राय को गुजरात और पंकज गुप्ता को गोवा का प्रभारी बनाया गया है। वहीं सौरभ भारद्वाज को पार्टी की दिल्ली इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसके उपरांत मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज ने अपनी नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी का धन्यवाद किया। आज आम आदमी पार्टी के पीएसी की बैठक हुई। पीएसी की बैठक में कई सारे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उसमें से पहले संगठन विस्तार पर और संगठन के प्रारूप पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद 4 राज्यों में प्रभारी की नियुक्ति को अप्रूवल मिला है और 2 राज्यों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति का अप्रूवल हुआ है। जो 4 राज्य जहां पर प्रभारी बनाए जा रहे हैं उसमें से है गुजरात। गुजरात में गोपाल राय जी प्रभारी होंगे और दुर्गेश पाठक जी सह प्रभारी होंगे। इसी के साथ गोवा में पंकज गुप्ता जी प्रभारी होंगे और अंकुश नारंग जी, आभास चंदेला जी और दीपक सिंगला जी सह प्रभारी की भूमिका में रहेंगे। इसके साथ साथ पंजाब में श्री मनीष सिसोदिया जी प्रभारी होंगे और श्री सत्येंद्र जैन जी सह प्रभारी होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए मेरे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी की भूमिका है उसके अतिरिक्त एक स्पेशल इंचार्ज के रूप में छत्तीसगढ़ की प्रभार की जिम्मेदारी पीएसी ने मुझे दी है। और इसके साथ जो 2 राज्य है जहां पर अध्यक्ष की नियुक्ति की जा रही है उसमें से एक दिल्ली है। दिल्ली में श्री सौरभ भारद्वाज जी को अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में श्री महराज मलिक जी को अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। सबसे पहले मैं पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी और हमारी पीएसी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और भरोसा जताया है। इसको अच्छे से करेंगे। आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में 43%, 43.5% वोट शेयर था। भारतीय जनता पार्टी का मात्र 2% ज़्यादा वोट शेयर है, 45.5%। तो ये माना जा सकता है कि आज भी इस परिस्थिति में भी लगभग आधी दिल्ली की आबादी वो है जो हमें वोट देके अपने घर में बैठी हुई है। तो उनका भी ध्यान रखना है। और जो बाकी आबादी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया ये सोच के कि 2,500 रुपये मिलेगा, गैस का सिलेंडर मिलेगा, उनका भी ध्यान हम लोगों को रखना है और पार्टी को मजबूत करेंगे। मेरा मानना ये है कि हारने के बाद संगठन निर्माण करना सबसे आसान भी होता है। मुझे खुशी है कि मुझे आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के प्रभारी के रूप में काम करने का आदेश दिया है और मैं पिछले कुछ दिनों के अनुभव से कह सकता हूं कि पंजाब के लोगों ने 3 साल पहले जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति से प्रभावित होकर, मान साहब से प्रभावित होकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, तो उसके बाद से पंजाब में बहुत काम हुए हैं। ऐसे काम पंजाब में हुए हैं जो पिछली सरकारें सोच भी नहीं सकती थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में आज 63वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन एपी शिंदे ऑडिटोरियम
NASP परिसर में दोपहर 12 बजे शुरू हुआ, जिसमें संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, शोधकर्ता और पत्रकारों ने भाग लिया। प्रेस सम्मेलन के दौरान संस्था के अधिकारियों ने दीक्षांत समारोह की तैयारियों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कृषि अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। DID न्यूज टीम ने इस अवसर पर संस्था के वरिष्ठ अधिकारियों व शिक्षकों से बात की और कृषि शिक्षण के क्षेत्र में IARI के योगदान और भविष्य की योजनाओं के संबंध में और जानने का प्रयास किया। कल हमारा पूसा इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पूसा पॉपुलरली नोन उसका 63rd कॉन्वोकेशन है एंड ये कॉन्वोकेशन पूसा का है, एक दिन का नहीं, पूरा हफ्ते का 1 वीक का एक प्रोग्राम है। काफ़ी स्टूडेंट्स का, बेस्ट रिसर्च वर्कर्स का अवार्ड विनर्स प्रेजेंट करेंगे, उसके साथ PG PhD का, उसके साथ डिवीज़न को भी हमारा 25 डिवीजन्स हैं, अलग अलग प्रोफेसर्स जो बेस्ट वर्क है, जो किसान भाई बहन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे रिसर्च कर रहे हैं उसको भी प्रस्तुत किया है। उसके साथ साथ काफ़ी अवार्ड्स हैं जो अच्छा काम करने के लिए, जो अवार्ड किस लिए दिया उसको भी हम लोग अवार्ड प्रेजेंटेशन वो दिया। मुख्य रूप में जो खेती का संबंधित जो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकता है, देन जो हमारा वेस्ट रिसाइकलिंग कैसे होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी कैसे आगे होना चाहिए, हम लोग प्लास्टिक से कैसे प्लास्टिक वेस्ट को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, पानी का इश्यू कैसे कम कर सकता है, उसके साथ साथ आमदनी कैसे होना चाहिए, उसका प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छे रूप से, जन बायोटेक्नोलॉजी जो ग्रीन कार्बन इकोनॉमी कैसे होना चाहिए, कोई भी वो मुख्य रूप में बताए, कोई भी वर्ड है ना वेस्ट का, वो वेस्ट कोई वेस्ट नहीं है, सभी हम लोग दूसरा रूप में देखना चाहिए, जो सफल से हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। मैं सभी आप दर्शकों को मैं पूसा संस्थान की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रविंदर पडारिया, संयुक्त निदेशक कृषि प्रसार। जैसा कि जानते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान शोध और शिक्षा और प्रसार, इन तीनों इकाइयों के लिए राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण संस्थान है। कल बड़े गौरव का दिन है कि हम लोग का 63वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके मुख्य अतिथि माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब हैं। इस उपलक्ष्य पर जितने भी हमारे MSc और PhD के छात्र छात्राएं उनकी डिग्री पूर्ण हुई है, उनको डिग्री दी जाएगी और साथ साथ उसमें 6 विद्यार्थी MSc, 6 विद्यार्थी PhD, इनको गोल्ड मेडल दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने अपने शोध में और शिक्षा में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। भारत सरकार ने का एम्फेसिस है स्टडी इन इंडिया इनिशिएटिव प्रोग्राम विच इज़ फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और हम इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। और स्टडी इन इंडिया इनिशिएटिव प्रोग्राम में IRI ने रजिस्टर किया है, लेकिन इससे भी पहले हमारे यहाँ 2018 से 17 या 18 से वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ हमने MOU किया था, जिसके चलते ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, जॉइंट डिग्री प्रोग्राम्स और सैंडविच प्रोग्राम्स की सीरीज़ को हमने शुरू किया। तो वेस्टर्न से ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम में क्या है कि 12 से 18 महीने हमारा स्टूडेंट यहाँ काम करेगा, अपना कोर्स वर्क पूरा करेगा, और फिर एक इक्वल टाइम में वो जाकर वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी की लैब में, जिसमें कि दोनों तरफ के रिसर्चर्स के बीच में एक पहले से समझौता हुआ होगा, राइटिंग में एग्रीमेंट होगा, और उसके चलते बच्चा वहाँ जाकर दोनों ही साइड्स के पर्टिनेंट जो रिसर्च है उसका काम करेगा। दोनों ही लेबॉर्ट्रीज, दोनों देशों के ही संस्थानों की ये लेबॉर्ट्रीज़ के रिसर्च एडवाइज़र्स उसके काम को रिव्यू करेंगे। तो ये एक देखा तो इसमें जो सर्टिफिकेट, जब डिग्री ये पूरी हो जाएगी बच्चे की, प्रोग्राम जब सेटिस्फैक्टरीली पूरा हो जाएगा तो उसको 2 डिग्री सर्टिफिकेट्स मिलेंगे एक ही प्रोग्राम के चलते। उसी टाइम पर IRI इशू करेगा, लेकिन उस पर लिखा हुआ होगा अंडर द ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम
ऑफ IRI एंड वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। वहाँ की यूनिवर्सिटी इशू करेगी अंडर वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के उसमें इनको ये उपाधि दी जाती है। जितना भी आलमनी है उनसे टेक्निकल नॉलेज कैसे शेयर करके हमारा जो स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आ सकता है। बहुत अच्छे आलमनी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में भी है, आउटसाइड अब्रॉड में भी है, तो उन लोगों के साथ जुड़ा के हम लोग एक्चुअली अच्छी तरह से उनके आलमनी लेक्चर्स भी अरेंज करा रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरह से। और इसमें मैं मुख्य रूप से बताऊँगा प्रोफेसर रतन लाल जी, जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला है, तो उन्होंने भी यहाँ का सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से उन्होंने ये किए थे PhD, और उन्होंने आलमनी है IRI की। उनके मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ टेक्नोलॉजी डे भी उनके मार्गदर्शन में हम लोग किए थे। वो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की स्पेशलिस्ट है, सॉइल साइंस का, तो क्लाइमेट चेंज का, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का, तो बच्चों बहुत मोटिवेट हुआ है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Shreya Furnishing, a unit of Nirmals, wishes you a happy Holi, celebrating the festival of colors with our exclusive home collection, featuring premium upholstered fabric, vibrant designer curtains, prismatic home and office decor, carpet and sofa covers, all at unbeatable prices. Visit our website shreyafurnishing.com or our exclusive showroom 1/88 WHS Timber Market, Kirti Nagar, New Delhi 15. Kamal Buildtech Private Limited wishes you a happy Holi, fulfilling promises with excellence. With our professional team and years of experience in delivering successful projects, we guarantee you peace of mind and top quality work at an affordable price. For more details, visit our website www.kamalbuildtech.com. Visit us F29 Central Market, Kirti Nagar, New Delhi 15. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। वरिष्ठ अधिवक्ता राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि यह वर्षों से जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय एकता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भारत तभी विकसित हो सकता है जब उसके लोग एकजुट हों। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तिरुमाला मंदिर में केवल हिंदुओं को ही काम पर रखा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के व्यवधान के कारण बिना चर्चा के केंद्रीय बजट 2025 को पारित करने और विभिन्न मंत्रालयों में अनुदानों की मांगों को पारित करने में तेजी लाने के लिए गिलोटिन का आदेश दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने हाल ही में नकदी खोज विवाद के सिलसिले में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के प्रस्तावित स्थानांतरण का कड़ा विरोध किया। आम आदमी पार्टी ने सौरभ भारद्वाज को पार्टी की दिल्ली इकाई का प्रमुख नियुक्त किया। गोपाल राय और पंकज गुप्ता को क्रमशः गुजरात और गोवा का प्रभारी बनाया गया है। कर्नाटक विधानसभा ने एक विवादास्पद विधेयक पारित किया जिसमें राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले ठेकों में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने का प्रस्ताव है। कर्नाटक की राजनीति में कथित हनी ट्रैप के आरोपों को लेकर विवाद फिर से उठने के कुछ ही घंटों बाद कर्नाटक विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि विधानसभा में बजट पारित होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं को महिला समृद्धि योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। श्री अयोध्या धाम में मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान के तहत अयोध्या मंडल के उद्यमियों को ऋण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1000 से अधिक युवा उद्यमी बैंक क्रेडिट का लाभ लेकर अपने व्यवसाय की नई शुरुआत कर रहे हैं और प्रदेश व देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं। यह ऋण उनके उद्यम को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अयोध्या मंडल से जुड़े हुए अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी से जुड़े हुए सभी हमारे युवा उद्यमीगण, युवा साथियों, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले
अयोध्या धाम में आयोजित इस सम्मेलन में आप सबका हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 1000 से अधिक युवा उद्यमी आज बैंक क्रेडिट का लाभ लेकर के एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। वे भी अपने जनपद, प्रदेश और देश के विकास में सहयोगी बनना चाहते हैं। इस दिशा से आज समारोह यहाँ पर उपस्थित हुआ है, जो आज यहाँ पर 1098 युवा उद्यमियों के लिए एक क्रेडिट कैंप आयोजित किया गया है। उन सबको आज बैंक से ये ऋण उपलब्ध होने के अवसर पर मैं उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह जो लोन है आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, आपका संबल बन सके, इसके लिए है। इसकी शर्तें जो होंगी वह बैंक की सभी शर्तों को आपको पालन करना होगा। इसमें ब्याज जो भी आएगा, अगर मूल धन का चुकता आप समय पे कर रहे हैं तो ब्याज की पूरी राशि सरकार इसका चुकता करेगी। यानी ब्याज मुक्त ऋण, यह एक बेहतरीन स्कीम है युवा उद्यमों को आगे बढ़ने के लिए, और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं कि आप अपने क्षेत्र में पारंग हो, अपना व्यवसाय आपका फलता फूलता दिखे, और इसके लिए आपने रुचि दिखाई। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, हमने फरवरी 2024 में जब उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आया था, तब हम लोगों ने घोषणा की थी कि प्रदेश के लिए हम लोग युवाओं के लिए एक ऐसी स्कीम लेकर के आएंगे जिसके माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवा करके उन्हें आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर किया जा सके। इस स्कीम में क्या प्रावधान करना है, इसमें समय लगा, और समय लगते लगते इसके पोर्टल को तैयार होते होते जनवरी आ गया। तो 24 जनवरी 2025 को हम लोगों ने इसके पोर्टल को लॉन्च किया। लक्ष्य रखा गया था कि 31 मार्च 25 तक, यानी मात्र 2 महीने में हमें 1 लाख युवाओं को इस योजना के साथ जोड़ना है। कठिन लक्ष्य था, लेकिन जैसा कि उत्तर प्रदेश है, देश के सबसे अधिक युवा शक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करती है, और मुझे अच्छा लगा कि अभी योजना प्रारंभ हुई और पोर्टल लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश के युवाओं ने इस स्कीम को हाथों हाथ लिया। 3 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन अब तक हो गए हैं, जिसमें से 1,27,000 से अधिक युवाओं के फॉर्म स्क्रीनिंग के बाद बैंकों को भेजे जा चुके हैं, जिसमें 32,000 से अधिक युवाओं के लिए बैंक का लोन स्वीकृत हो गया है, और शेष राशि जो भी युवा है उनको मिल भी रहा है। मैं स्वयं इस 7वें कार्यक्रम में भाग ले रहा हूं, और ये मान करके चलिए कि यह 25, 26, 27 मार्च को हर जनपद में विशेष मेला आयोजित होने जा रहा है। उस मेले में भी युवाओं के लिए इस प्रकार की स्कीम के कैंप लगेंगे, उन्हें सर्टिफिकेट उपलब्ध होंगे, और एक युवा उद्यमी के रूप में वह भी उत्तर प्रदेश के विकास में सहभागी बन पाएगा। यह कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार में आयोजित 62वें अखिल भारतीय शास्त्रोत्सव के समापन सत्र में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने संस्कृत ग्राम योजना का शुभारंभ किया और सनातन संस्कृति एवं भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान पर अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने संस्कृत को भारतीय संस्कृति, परंपरा और ज्ञान का आधार बताते हुए कहा कि यह केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं, बल्कि विज्ञान, गणित, चिकित्सा,
खगोल शास्त्र और दर्शन शास्त्र जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस आयोजन के लिए पतंजलि परिवार को शुभकामना दी। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े आप सभी विद्वज्जनों के बीच आकर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है और यहाँ के वातावरण को देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि 2 दिवसीय शास्त्रोत्सव निश्चित रूप से जिन उद्देश्यों के लिए यहाँ पर इसका आयोजन किया गया, आप सबका इतना बड़ा समागम यहाँ पर किया गया, वो अवश्य सफल रहा होगा। इस प्रकार के आयोजन से एक और हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा स्थापित ज्ञान के विभिन्न आयामों को सहेजने का कार्य करते हैं, वहीं उन्हें हमें हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी, और जो विरासत है भारतीय संस्कृति हमारी नई पीढ़ी को पहुंचाने में, विरासत को स्थानांतरित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और मुझे यहाँ पर बताया गया कि इस उत्सव में शलाका परीक्षा, अर्थशाखा, वाक्यार्थ स्पर्धाएं भी आयोजित हुई। ये स्पर्धाएं निश्चित रूप से हमारी प्राचीन शास्त्र परंपरा को आधुनिक युग में भी जीवंत रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगी। जिस प्रकार आदि शंकराचार्य जी ने छोटी सी आयु में अद्वैत वेदांत का गूढ़ ज्ञान अर्जित कर संपूर्ण भारत में ज्ञान की ज्योति जागृत की थी, उसी प्रकार ये शास्त्रोत्सव स्पर्धाओं में प्रतिभाग करने वाले आप सभी प्रतिभागी भी हमारी जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है इसको आगे बढ़ाने वाले अग्रदूत हैं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, मैं शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ इसी अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संस्कृत एवं पतंजलि विश्वविद्यालय का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, जहां तक मैं समझ पाया हूं कि हमारे शास्त्र केवल मात्र एक ग्रंथ नहीं है, यह किताब ही नहीं है, बल्कि इस संपूर्ण सृष्टि के जितने रहस्य हैं उन रहस्यों को जानने और समझने का एक विशिष्ट माध्यम है। हमारे समस्त वेदों, उपनिषदों, पुराणों आदि में ऐसे ऐसे सूत्र निहित हैं जिनसे प्रेरणा लेकर आज आधुनिक विज्ञान भी सशक्त हो रहा है। अभी आदरणीय डॉक्टर निशंक जी ने किस प्रकार से उसकी व्याख्या की आप सबके समक्ष, मैं समझता हूं जरूर आपके अंदर एक नई ऊर्जा की अनुभूति हुई होगी। हमारी ज्ञान परंपरा में जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बीच संतुलन की जो भावना निहित है, जो इसे सभी ज्ञान परंपराओं से श्रेष्ठ बनाती है। हमारे शास्त्र जहां एक ओर योगासन, प्राणायाम और ध्यान द्वारा शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने की बात सिखाते हैं, वहीं अंकगणित, बीज गणित, ज्यामिति, व्याकरण, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और खगोल शास्त्र आदि ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जिन्हें देखकर जो आधुनिक गणितज्ञ और वैज्ञानिक भी सच में आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हमें आज की युवा पीढ़ी को ये बताने की आवश्यकता है कि भारतीय गणितज्ञों ने शून्य और दशमलव जैसी अद्वितीय अवधारणा को विकसित किया था, जिनके ऊपर आज का पूरा आधुनिक विज्ञान टिका हुआ है। ऐसे ही न जाने कितने रहस्य जिन्हें हम आज की युवा पीढ़ी को, हम सबको बताना होगा कि इसके लिए ये शास्त्रोत्सव जैसे
आयोजन बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।